एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या, और इसका ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है और उसमें हम लोगों ने सीखा था सम्मिश्र संख्या क्या होती है। फिर हम लोगों ने सीखा था सम्मिश्र संख्या का जो है संयुग्मी यानी कंजुगेट कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने सीखा था उसका जो है इन्वर्स कैसे निकालते हैं। सम्मिश्र संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि चीज़ों को भी हम लोगों ने सीखा था। हम लोगों ने सीखा था किसी भी सम्मिश्र संख्या का योज्य तत्समक और गुणन तत्समक क्या होता है, योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम क्या होता है, और उससे संबंधित और कई सारी छोटी छोटी चीज़ें उसमें हम लोगों ने कंप्लीट करी थी। साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल किया था। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप अगर इसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे पूरे लेक्चर में, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस के बारे में। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, और पोलर फॉर्म क्या होती है, अभी सब चीज़ें बात करते हैं। और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। यानी किसी भी सम्मिश्र संख्या का अगर हमें क्या निकालना हो, मापांक, तो कैसे निकालें। आर्गुमेंट यानी कोण निकालना हो, कोणांक जिसे बोलते हैं, कोणांक हिंदी में, कैसे निकालें। पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप में कैसे लिखें। और सीखेंगे हम लोग किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। तो बहुत ही ध्यान से और धैर्य से आप इसे देखिए। डेफिनेटली अगर आप इसे अच्छे से देखते हैं तो आपकी इन टॉपिक से संबंधित समस्याएं सम्मिश्र संख्या में 100% ख़त्म होने वाली हैं, ये मेरी गारंटी है। बस आप उसे ध्यान से देखें। तो चलिए एक एक बात हम लोग शुरू करते हैं। पहले बात आई मॉडुलस की, ठीक है। तो अब मानते हैं हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या है। मान लीजिए कोई भी संख्या है z बराबर x + iy, ये हमारी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसे हम लोग क्रमित युग्म में लिखें, कल हम लोगों ने सीख लिया है पिछले लेक्चर में क्रमित युग्म जिसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x, y। और अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर ये मिला और इसे हम सम्मिश्र तल यानी आर्गेंट प्लेन में इसे ड्रा करें तो क्या होगा भाई। मान लीजिए यहाँ तक अगर कहीं x है और ये कहीं यहाँ पर मान लीजिए y है, तो इन दोनों के सामने का जो पॉइंट होगा यही तो होगा। इस पॉइंट को अगर हम मान लें P और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y। अब ये हमारा है ओरिजिन, मूल बिंदु। मूल बिंदु को जब हम P से मिला देंगे तो ये हमें लाइन मिलेगी क्या, OP लाइन। क्या मिलेगी? OP लाइन, ठीक है। यही जो OP लाइन की लंबाई है यही कहलाती है इस सम्मिश्र संख्या, इस Z की जो है मॉडुलस कहलाता है, ठीक है। तो ये OP की लंबाई क्या होगी, वही क्या होगा, इसका मॉडुलस होगा। तो अगर मॉडुलस ऑफ z निकालने जा रहे हैं हम लोग, तो एग्जैक्टली हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, हम लोग निकालने जा रहे हैं OP को निकालने जा रहे हैं। अच्छा, अब ये OP है क्या भाई? देखिए अगर हम देखें तो ये क्या है, ये x, ये y है भाई, ये y था तो ये y है और ये x है। अच्छा, ये 90 है तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। आपको पता है कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी y² + x²। इसे आप x² + y² लिख सकते हैं। और अगर आप OP की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मॉड ऑफ z होता है वो √ओवर होता है x² + y²। जहाँ पर x क्या है, x रियल पार्ट है, और y क्या है, y इमेजिनरी पार्ट है। ये वास्तविक भाग और ये काल्पनिक भाग, यानी वास्तविक भाग और काल्पनिक भागों के वर्गों को जोड़ के अगर हम वर्गमूल निकाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मापांक मिल जाएगा। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मान लीजिए हमारी कोई सम्मिश्र संख्या है 1 + 2i। सपोज मान लीजिए आप मॉड ऑफ z निकालना है। मॉड ऑफ z निकालने का तरीका क्या होता है भाई? देखिए जो पहले तो रूट लगा देते हैं, है ना, फिर वास्तविक भाग का वर्ग और प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। वास्तविक भाग का वर्ग 1 ही रहेगा, ये 4 हो जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। यानी मॉड ऑफ z क्या आ गया, √5 आ गया। सपोज मान लीजिए हमारी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थी z = -3i + 2। सपोज मान लीजिए ये था। हमेशा आपको क्या करना है, वास्तविक भाग को तो पहले लिख लेना है और काल्पनिक भाग को बाद में कर देना है। कभी कभी कन्फ्यूज़न कर देते हैं वो। अब मॉड ऑफ z आप कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट लगाओगे और वास्तविक भाग का वर्ग माइनस प्लस और जो ये काल्पनिक भाग है इसका वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 9, ये क्या हो गया आपका 13 हो गया। तो
मॉडुलस निकालना है, मापांक निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको फार्मूला याद रखना है कि अगर कोई सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आई वाई है तो मॉड ऑफ z क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आपको बस ये सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करके और निकाल देना है। तो मुझे लगता है मॉडुलस निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है। चलिए ये 2 क्वेश्चन और हैं, इनको कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए z बराबर दिया गया है 1 + 2i और 1 - i, तो मॉड ऑफ z निकालना है। सबसे पहले z को सॉल्व कर लो। 1 × 1 1 हो जाएगा, 1 × 2i 2i हो जाएगा, -i × 1 -i हो जाएगा, और ये माइनस का 2i² हो जाएगा। देखिए ज़रा 1 + 2i - i, तो केवल i बचेगा ना, और -2 और i² की वैल्यू -1, तो हो जाएगा 1 + i और माइनस +2 हो जाएगा ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, 3 + i हो गया। ये हो गया z बराबर। अब मॉड ऑफ z निकालना है, तो क्या फार्मूला होता है, जो वास्तविक भाग है उसका वर्ग और जो काल्पनिक भाग है, काल्पनिक भाग क्या है 1। भाई इसको ऐसे लिख सकते हो 1 × i, के नहीं लिख सकते हो। तो आपका क्या हो जाएगा, √9 + 1 गिव्स आउट √10। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है कहीं पर, और इसमें मान लीजिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं कि यदि मॉड ऑफ z + i बराबर मॉड ऑफ z - i, तो अब आपको 4 ऑप्शन मान लो इस तरीके से दे दिए गए। पहला कि जो z है, z के बारे में बात कर रहे हैं, जो z यानी जो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या है, वो कह रहे हैं शुद्ध वास्तविक हो, शुद्ध वास्तविक है, ये ऑप्शन दिया है, शुद्ध वास्तविक। दूसरा है शुद्ध काल्पनिक, शुद्ध काल्पनिक। तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया गया ना शुद्ध वास्तविक, है ना, ना शुद्ध वास्तविक और ना ही शुद्ध काल्पनिक। समझ रहे हैं ना, ये तीसरा ऑप्शन है कि ना तो शुद्ध वास्तविक है ना शुद्ध काल्पनिक है, और चौथा ऑप्शन है मान लीजिए नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए। अब कह रहे हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा यदि मॉड ऑफ z + i बराबर मॉड ऑफ z - i हो तो आपको पता है कि अगर z एक सम्मिश्र संख्या है, आपको प्रश्न बताया गया कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अब अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z को आप क्या मान सकते हो, x + i y मान सकते हो। तो जहाँ जहाँ z है वहाँ x + i y लिख दिया, बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं, x + i y और -i। ध्यान से देखिए, अब आप देखिए इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस और यहाँ से i कॉमन ले लेंगे तो y + 1 हो जाएगा, मॉड लगा हुआ है। यहाँ से x प्लस और i कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y - 1। बताइए कोई दिक्कत। अब अगर देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉड निकालते हैं, सपोज मान लीजिए आपको a + ib का मॉड निकालना है, तो आप क्या करते हैं, √a² + b² कर देते हैं ना, यानी जो वास्तविक भाग है उसका वर्ग और जो i के साथ लिखा हुआ है उसका वर्ग। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसका मॉड निकालेंगे तो ये हो जाएगा x² + y + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि i का गुणांक y + 1 है ना, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, √x² प्लस और ये y - 1 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का जब वर्ग कर दोगे भाई देखो, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना, इसमें आपको कोई समस्या है नहीं। अब इस x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा y² + 2y + 1 बराबर y² - 2i + 1 + 1 से y² से कटा 2i इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4y बराबर क्या बचा, कुछ नहीं, 0। इसका मतलब y बराबर क्या आ गया, 0। y बराबर 0 आया। अब देखिए y बराबर 0 आया और z क्या था, एक सम्मिश्र संख्या थी, तो z बराबर x + i y होता है ना। अब अगर y 0 हो जाएगा तो z बराबर क्या बचेगा, x। इसका मतलब z बराबर x बचा, यानी जो i के साथ वाला भाग था, यानी जो काल्पनिक भाग था वो खत्म हो गया। भाई y जैसे ही 0 होगा, 0 × i 0 हो जाएगा, कहने का मतलब काल्पनिक भाग खत्म हो जाएगा। तो ये जो आपकी सम्मिश्र संख्या है z, वो कैसी है, वो शुद्ध वास्तविक आपको मिल गई। बात समझ में आई। अगर यहीं पर x बराबर 0 आ जाता तो आप ये 0 कर देते, तो z बराबर बचता i y, और z बराबर i y, तो यहाँ वास्तविक भाग बचता ही नहीं, यानी 0 हो जाता, केवल काल्पनिक भाग होता, इसलिए शुद्ध काल्पनिक हो जाती। लेकिन तब जब x बराबर 0 होता, पर यहाँ क्या है, y बराबर 0 है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो अभी बोर्ड में मैंने जो लिखा है ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस है, यानी जो मापांक होता है हमारा उसके गुणधर्म है। किसके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस। ठीक है,
अभी तो आप कहोगे इनका क्या फ़ायदा है, लेकिन जब आगे प्रश्न हम लोग हल करेंगे इनका प्रयोग करके तो आपको लगेगा बड़ा आसान हो जाता है। देखिए अगर कोई सम्मिश्र संख्या z है, उसका मापांक अगर हम लोगों ने निकाला, मान लीजिए कोई सम्मिश्र संख्या z है, मान लीजिए यहाँ पर हम मान लेते हैं 2 + i, मान लिया z बराबर, तो इसका मापांक हम निकालें, चाहे इसका हम लोग क्या निकाल दें, संयुग्मी z बार निकाल दें, उसका मापांक निकालें वही आएगा, चाहे हम -z कर दें उसका मापांक निकालें वही आएगा। जैसे देखिए आप, अगर आप z 2 + i है तो मॉड ऑफ z कितना हो जाएगा, देखिए √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा रूट के अंदर। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए अब z बार क्या होगा, देखिए z ये है तो z बार कितना हो जाएगा, 2 - i। कैसे निकलता है, आप i के चिन्ह को बदल देते हैं। अब आप इसका अगर z बार का मापांक निकालेंगे तब भी क्या आएगा, देखिए भाई आपका हो जाएगा कैसा, 2 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, तो बात तो वही हुई, 4 + 1 यानी रूट के अंदर 5, ये भी आया। -z की अगर आप बात कर रहे हैं तो -z देखिए क्या होगा, z अगर 2 + i है तो अब माइनस से गुणा कर दोगे तो -2 - i हो जाएगा। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, √ वास्तविक भाग -2 है का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग -1 है इसका वर्ग, तब भी आप सॉल्व करोगे क्या आ रहा है, √5 ही आ रहा है। ऐसे ही iz अगर आप कर दें, सपोज मान लीजिए देखिए z बराबर 2 + i था, तो iz क्या हो जाएगा, z बराबर 2 + i है तो iz आपका क्या हो जाएगा, i का गुणा हो जाएगा, i × 2 + i गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2i + i², ये तो हो जाएगा। अब आपका ये हो गया 2i + i² यानी 2i - 1, i² की वैल्यू -1 होती है, इसको आप लिख सकते हो -1 + 2i। अच्छा तो iz ये आ गया। अब iz का मापांक निकालिए, iz क्या है, -1 + 2i, तो देखिए क्या हो जाएगा, √ के अंदर वास्तविक भाग का वर्ग और प्लस काल्पनिक भाग कितना है, 2, इसका वर्ग, तो कितना हो जाएगा 1 + 4, ये भी क्या आ गया, ये भी रूट के अंदर 5 आ गया। और वैसे ही -iz आप निकालोगे, देखिए iz ये आया है तो -iz कितना हो जाएगा, -iz हो जाएगा, माइनस से गुणा कर दो तो 1 - 2i हो जाएगा। और इसका भी मापांक आप निकालोगे तो क्या होगा, √5 ही होगा। समझाने का मतलब ये है कि कोई भी अगर सम्मिश्र संख्या है हमारी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो उसका मापांक, उसके कॉन्जुगेट के मापांक, उसके नेगेटिव के मापांक, उसमें i का गुणा कर दें, उसका जो मापांक यानी मॉडुलस आएगा, या उसमें -i का गुणा कर दें, उसका जो मॉडुलस आएगा, वो सब कुछ क्या होता है, सेम होता है। ये प्रॉपर्टी है। आगे के प्रश्नों में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। एक चीज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, z × z बार बराबर मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर होता है। इसकी पूरी प्रूविंग मैंने पिछले लेक्चर में करा रखी है, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है, z × z बार बराबर मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर होता है। सपोज मान लीजिए z बराबर हमने लिया था 2 + i, देखिए ज़रा प्रूफ करने के लिए, तो z बार कितना हो जाएगा, 2 - i हो जाएगा। अच्छा तो z × z बार कितना हो जाएगा, 2 + i × 2 - i, ये तो हो जाएगा। अब आप इसका a + b a - b 2² - i², तो ये कितना हो जाएगा, 4 और -1 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अच्छा अगर आप z × z बार निकाला 5 आया, मॉड ऑफ z निकालेंगे आप, तो देखिए मॉड ऑफ z कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ z हो जाएगा √z क्या था, ये था ना, तो वास्तविक भाग का वर्ग और प्लस काल्पनिक भाग, इसको 1i लिख सकते हो ना, 1 × i, तो कितना हो जाएगा, √5, ये मॉड ऑफ z हो गया। तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। तो ये एक समझाने के लिए, बाकी इसकी पूरी प्रूविंग मैंने पिछले लेक्चर में करा रखी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं अच्छे से। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है आपकी z × z बार बराबर मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, हर जगह प्रयोग होगी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी चाहिए। वैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज़ और होती हैं, जैसे मान लीजिए z1 z2 z3 z4 से लेकर zn तक अलग अलग कई सारी सम्मिश्र संख्याएं हैं, उनका हम गुणा करें और फिर उसका क्या निकालें, मापांक। वो वही आएगा कि हम उन सबका पहले मापांक निकाल के गुणा करें। बात समझ रहे हैं ना। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये n सम्मिश्र संख्याएं हैं, उनका पहले गुणा कर रहे हैं फिर मॉडुलस निकाल रहे हैं, और वो वही होता है कि अगर हम उन सबका पहले मॉडुलस निकाल लें हर एक का और फिर गुणा करें, वो वही चीज़ होगी। इससे आपको देखिए फ़ायदा क्या होगा। सपोज मान लीजिए z1 बराबर आपका दिया गया है 1 + i और z2 बराबर दिया गया है 2 + i, सपोज मान लीजिए ये आपको दे दिया गया। तो अब आपको मॉड ऑफ z1 × z2 निकालना है, ये चीज़ ठीक है। तो अब अगर आप मॉड ऑफ z1 × z2 निकालना चाहते हो तो दो तरीके हैं। एक तो पहले z1 × z2 निकालो, z1 × z2 निकालोगे तो 1 + i × 1 2 + i करना पड़ेगा आपको। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 + 2i + i + i², यहाँ पर हो जाएगा 2 + 3i
और प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 + 3i। अब ये निकला आपका z1 × z2। अब इसका आप मॉड निकालोगे, तो मॉड निकालोगे तो क्या हो जाएगा √1 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, √10 हो जाएगा। बात समझे? लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ा, पहले आपको z1 और z2 का गुणा करना पड़ा, बड़ी सी संख्या मतलब 3-4 स्टेप में कैलकुलेशन करना पड़ा। और ये तो मैंने वो छोटी सी चीज़ें ली थी, छोटी सी संख्या ली थी समिश्र संख्या। अगर यही कोई बड़ी सी होती फिर गुणा करते तो बड़ा काम होने वाला था आपके लिए। तो देखिए इन्होंने कहा है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, mod of z1 × mod of z2। देखिए इन्होंने बताया है ना कि अगर n है तो n बार लिख देंगे गुणा करके, अगर 2 है तो 2 बार। अब देखिए mod of z1 क्या हो जाएगा, इसका मॉड देखो क्या होगा, मॉड निकालना आसान होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मॉड क्या होगा, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा √5, सीधे हो गया √10। तो कहने का मतलब ये प्रोसेस करना ज़्यादा जटिल था अपेक्षाकृत इसके। तो हम जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ हमें लगे कि हम कुछ आसान कर सकते हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। सेम चीज़ वही बटे में होता। मान लीजिए z1 बटे z2 करना होता तो पहले 1 + i / 2 + i करते, फिर उसको हल करते, फिर कुछ आता तब उसका मॉडुलस निकालते। यहाँ पर तरीका क्या होगा, आप इसे mod of z1 लिखिए अपॉन mod of z2, अलग अलग कर लीजिए। और z1 का मापांक निकालना कितना आसान, z2 का निकालना कितना आसान। z1 का आया √2 और इसका कितना है √5, सीधे लिख सकते हैं आप एक साथ √2/5, ये आपको आंसर दे देता। और वैसे आपको क्या करना पड़ता, वैसे आप करते 1 + i / 2 + i और पहले इसको हल करते, जो आता फिर उसका आप मापांक निकालते, तो ये आपके लिए बड़ी चीज़ हो जाती। सेम चीज़ अगर z की पावर n का मापांक निकालना है आपको, तो पहले आप क्या कर लीजिए, सीधे z का मापांक निकाल लीजिए और फिर उसकी घात n लगा दीजिए, वो एक ही बात होगी, कुछ भी अलग नहीं होगा। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसे इग्नोर कर देते हैं, कई लोग कर देते हैं, लेकिन इनको अगर आप माइंड में रखते हैं ना तो क्वेश्चन जो आप 5 मिनट में करने वाले हैं वो क्वेश्चन आप 10 सेकंड में करते हैं। तो चलिए कुछ और चीज़ें हम लोग सीखते हैं, कुछ प्रश्न लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर तो इसका मापांक निकालना है। तो अब आप क्या करिए, आप ऐसे कर दीजिए, पहले तो गुणा कर लीजिए, तो 2 + 2i होगा और प्लस i होगा और प्लस i² हो जाएगा। तो 2i + i कितना हो जाएगा, 3i हो जाएगा ना। और i² की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए नीचे 3 + i तो आपका लिखा ही हुआ है, i² की वैल्यू हो जाएगी -1। तो 2 - 1 क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 1 बचेगा। बात समझे? तो 1 + 3i / 3 + i। अब इसका आपको मॉडुलस निकालना है। 2 तरीके, या तो आप पहले इसका जो है संयुग्मी से गुणा भाग करके और हल करें, फिर उसका मॉडुलस निकालें। बाकी सिंपल क्या है, अलग अलग मॉडुलस कर दो। इसीलिए आपको ये प्रॉपर्टी अभी मैं बता के आया हूँ ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। और ये 3 + i, बताइए मॉडुलस निकालना आसान है ना, कैसे निकालेंगे। ऊपर तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर और i का गुणांक क्या है 1 का स्क्वायर। तो बात वही है, कट गया, क्या आ गया, सीधे आंसर आपको 1 मिल गया। तो बड़ा आसान था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और इसमें जो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पढ़ा था कि mod of z बराबर होता है mod of z बार, है ना, बराबर होता है mod of -z, बराबर होता है mod of iz, बराबर होता है mod of -iz के। ये हम लोग पढ़ के आए थे अभी पिछले ही थोड़ी देर पहले। इन सब का प्रयोग कुछ चीज़ों का तो हो ही जाएगा। कह रहे हैं यहाँ पर अल्फा और बीटा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सम्मिश्र संख्याएं हैं, ठीक है। और कह रहे हैं यदि mod of बीटा बराबर 1 आपको दे दिया गया, mod of बीटा बराबर 1, तो कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा बार है, यहाँ पर 1 है। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, आपको गिवन क्या है। देखिए अगर बीटा × बीटा बार हम निकालें तो ये बताइए mod of बीटा का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। आप देखिए z × z बार बराबर में बताया था mod of z का स्क्वायर होता है, अभी बताया था जस्ट पीछे। तो ऐसे बीटा × बीटा बराबर mod of बीटा का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। mod of बीटा क्या है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी बीटा × बीटा बार बराबर आपको यहाँ से 1 मिल सकता है। बीटा × बीटा बराबर 1 मिल सकता है आपको। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अब आप देखिए ज़रा यहाँ पर, ये क्या है mod of बीटा माइनस अल्फा अपॉन, ये जो 1 है क्या यहाँ पर नहीं लिख सकते हम, तो बीटा × बीटा बार, क्योंकि 1 है, 1 की जगह लिख सकते हैं ना बीटा × बीटा बार, क्योंकि हमने निकाल लिया है। और माइनस अल्फा बार बीटा, बताइए
यहाँ आपका वही चीज़ रहेगी, देखिए मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन, यहाँ से आप यहाँ से आप बीटा कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार, ये तो बचेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ बीटा, ये अलग आ गया, बाहर आ गया। आपका क्या बचा, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, कहीं पे भी ऐसा है Z1 माइनस Z2 का होल बार बराबर होता है मॉड ऑफ Z1 बार माइनस मॉड ऑफ Z2 बार। ऐसा होता है क्या? नहीं, गलत है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है? अगर आप याद करेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि कहीं पर देखिए, ज़रा ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है, मॉड नहीं लगाइए, ऐसे लिखा हुआ है Z1 बार माइनस Z2 बार, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 का होल बार। ये चीज़ पढ़ी थी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में। तो अब जैसे बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार लिखा है, तो क्या हम इसे बीटा माइनस अल्फ़ा का होल बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसमें तो कोई समस्या आपको रही नहीं इससे। अब आप देखिए Z का जो मापांक होता है वही मॉड ऑफ, वही जो है Z बार का मापांक होता है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन बीटा बार, 1 अपॉन बीटा का जो मॉडुलस है, और इसको देखिए ज़रा ध्यान से, इसको अलग अलग लिख दें। कैसे? बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन, ध्यान दीजिए, बीटा माइनस अल्फ़ा का होल बार। आपको पता है कि Z बराबर होता है Z बार का मापांक, यानी Z का मॉडुलस और Z बार का मॉडुलस सेम होता है। तो वैसे ही बीटा माइनस अल्फ़ा बार का मॉडुलस बीटा माइनस अल्फ़ा के मॉडुलस के बराबर होगा, अगर ये बात आप समझ गए तो। और ये हो गया कैंसिल, तो ये बचा 1 अपॉन बीटा बार की वैल्यू 1 थी और आंसर आपको मिल गया 1। तो ये थोड़ा सा कई सारी चीज़ों को यूज़ कर रहा था, इससे आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि कौन कौन सी चीज़ों का कहाँ कहाँ हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था और कहीं पूछा भी गया है क्वेश्चन, इसलिए ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए थी। कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कोणांक कैसे निकालते हैं? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z बराबर x प्लस आई वाई, और उसका आपको कोणांक चाहिए, तो फार्मूला होता है क्या, tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x, और मॉड के अंदर y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, और x क्या होता है, रियल पार्ट। काल्पनिक भाग बटा वास्तविक भाग का tan इनवर्स निकाल दो मॉड के साथ, ठीक है। अच्छा, ये इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। फिलहाल अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें, इसका अगर हम निकालना चाहें मॉड, इसका अगर हम आर्गूमेंट निकालना चाहते हैं, तो आर्गूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए y क्या है, √3, और ये क्या है 1, √3 अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3, और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan π/3, tan 60 का मान होता है, तो फाइनली आर्गूमेंट क्या आ गया आपका, π/3 आ गया। देखिए अगर हम इसे क्रमित युग्म में लिखना चाहें तो 1, √3 लिख सकते हैं ना। और ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये पहले वाले क्वाड्रेंट पे आएगा, यहाँ पर आएगा। अगर पहले क्वाड्रेंट में है तो आप इतना करके आसानी से आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, सपोज़ मान लीजिए हम लोग बात करें इस वाले क्वेश्चन की, z बराबर -1 प्लस √3 आई, इसको ऐसे लिखेंगे ना, -1, √3, ऐसे तो लिखेंगे। तो इसका मतलब -1, √3 कुछ यहाँ कहीं आएगा, मान लीजिए यहाँ कहीं आएगा। तो जब आप क्या करोगे, इसको आप इस तरीके से बनाओगे, है ना, तो जब आप इसे निकालोगे ना, तो आपको ये वाला कोण मिलेगा। आपको कौन सा कोण मिलेगा, ये वाला कोण मिलेगा। पर आपको चाहिए कौन सा कोण, आपको चाहिए ये कोण, हमेशा कौन सा कोण चाहिए, ये वाला कोण चाहिए। अच्छा, अब अगर हमें ये कोण चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, ज़रा सबसे पहले देखिए, पहले तो हमारा प्रोसेस वही है, क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ, जो y होता है, y क्या है √3, और ये क्या है -1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ -√3, मॉड के अंदर निगेटिव तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, √3, ये कितना हो गया tan इनवर्स, और ये हो गया tan π/3, tan 60, इसका मतलब ये क्या हुआ π/3। लेकिन ये अभी आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है, क्योंकि अभी केवल ये चीज़ निकल के आती है, ये चीज़
बात समझ में आई कि नहीं? आपको चाहिए क्या? ये चाहिए। अब अगर आपको ये चाहिए तो आप क्या करोगे? आप सोच रहे हो, देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पाई है, क्वेश्चन में आपका निकला है ये, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में था ना, देखिए -1, तो आप क्या करोगे? इस पूरे पाई में जो आपने निकाला है उसको घटा दोगे। कहने का मतलब आप अगर दूसरे क्वाड्रेंट में है तो फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पाई माइनस थीटा करना पड़ता है। तो आप इसे घटा दोगे तो पाई माइनस पाई बाई 3, तो कितना हो जाएगा? 2π/3। यानी इसका जो आर्गुमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2π/3 हो जाएगा। याद रखिएगा, जो आर्गुमेंट हमारा निकलता है, जो हमारा आर्गुमेंट ऑफ z होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ना, वो होता है -π से +π तक या उसके बीच में। 99% क्वेश्चन के आंसर आपको यहीं से मिलेंगे। 99% मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं देते। देखिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट यही होता है, आप क्या करोगे? -180 या +180 या उसके बीच में ही निकालोगे जो आप आर्गुमेंट निकालोगे, है ना, उससे ऊपर आप नहीं निकालोगे। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में होता नहीं वैसा, तो फिर आपको ऊपर वाला मानना पड़ता है। कैसे? वो चलिए हम लोग देख लेंगे। फिलहाल अब हम इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात करेंगे तो -1, -√3 आएगा। -1, -√3 तो कहीं यहाँ कहीं आएगा ना, -1, √3 यहाँ कहीं आ जाएगा। मान लीजिए -1 ये है और √3 ये है, तो आपका ये इस तरीके से बनेगा। तो अब आप देखिए, आपने निकाला क्या? आपने निकाला है ये चीज़। अगर आप इसे निकालोगे तो कैसे निकलेगा? आर्गुमेंट ऑफ z आपका क्या निकलेगा? tan इनवर्स, वही चीज़ तो हो जाएगी, मॉड के अंदर -√3 अपॉन -1 है ना। तो फिलहाल ये हो जाएगा आपका वही चीज़, tan इनवर्स मॉड के अंदर √3, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स √3, tan इनवर्स, और ये फाइनली आपका आ जाएगा ना π/3 सॉल्व करोगे तो। लेकिन आपको π/3 आंसर नहीं देना है, क्योंकि ये जो π/3 निकल के आया वो क्या निकल के आया? वो ये निकल के आया है। आपको चाहिए क्या? देखिए दो आंसर यहाँ पर हो सकते हैं, आंसर दो हो सकते हैं यहाँ पर। एक तो हो सकता है यहाँ से आपको पूरा ये लेना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, ये पूरा, तो ये पाई और ये π/3। तो जब पाई यानी 180 में π/3 और जोड़ोगे तो 180 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि हमेशा आपको आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है उसको कहाँ रखना होता है? पाई से -π के बीच में या उसके बराबर। तो आप कह रहे हो सर यहाँ से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ सर ऐसा करिए ना, आप उल्टा चलिए, आप ये निकालिए। आप क्या निकालिए? आप ये चीज़ निकालिए। लेकिन जब आप क्लॉकवाइज आते हैं तो निगेटिव हो जाती हैं चीज़ें, ये तो आपको पता होगा, और यहाँ पर यही गेम है, इसको ध्यान से देखिए ज़रा। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाई माइनस थीटा किया था, यहाँ पर अब आप क्या कर दीजिए? माइनस आगे लगा के वही चीज़ सेम उल्टा जो यहाँ है उसका ठीक अपोजिट यहाँ कर दीजिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? माइनस आगे लगाइए, और पाई माइनस थीटा आपका क्या निकला है? π/3 निकला है। तो कितना हो जाएगा? माइनस आगे लगा जाएगा 3π माइनस पाई अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा? -2π/3 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? -2π/3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा। हाँ, अगर -2π/3 ऑप्शन में नहीं दिया है तो फिर आप क्या कर सकते हो? देखिए आपने ये निकाला था भाई, -1 -√3 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना, तो आपने ये चीज़ निकाली, उसमें से 180 और जोड़ दो, जो आए वो भी आंसर हो सकता है, लेकिन मेनली आंसर यही माना जाएगा। इसकी अनुपस्थिति में हम उसको लेंगे। अब ऐसे ये है, तो ये क्या हो जाएगा? 1, -√3, ये कहाँ आ जाएगा? 1, -√3 देखिए इस वाले में आ जाएगा, अगर ध्यान से देखिए इस वाले में आ जाएगा ना, यही तो आ जाएगा। तो आप देखिए, आप क्या करेंगे? जैसे यहाँ पाई माइनस थीटा होता है तो यहाँ आगे माइनस लगा देते हैं, तो जैसे यहाँ थीटा होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस थीटा हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अल्टीमेटली आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, आपको करना क्या है आर्गुमेंट निकालने के लिए? देखिए आपको सबसे पहले ये चीज़ तो कर ही लेनी है यहाँ तक। ये आ जाने के बाद अब आप देखिए किस क्वाड्रेंट में हैं आप। अगर आप यहाँ हैं तो इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी अगर यहाँ π/3 निकला है तो यहाँ सीधे -π/3 आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? जैसे आपका ये वाला कंडीशन, ये वाली नहीं, ये वाली कंडीशन तो अभी हम लोगों ने किया ही नहीं है, ठीक है, ये वाली है। तो अब आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी अगर आप आर्गुमेंट ऑफ z निकालोगे तो आपका क्या आने वाला है? वही तो आने वाला है π/3। भाई मॉड के अंदर माइनस प्लस जो भी होगा वो तो सॉल्व ही हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो ये है चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है? माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? -π/3। तो फिर से आप देख लीजिए, आपको क्या करना है?
जो भी क्वेश्चन दिया गया है आर्गुमेंट निकाल लीजिए। यहाँ तक तो प्रोसेस आप कर ही दीजिए। यहाँ तक करने के बाद अब उसको क्रमित युग्म के रूप में रख के देखिए ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, देखिए किस क्वाड्रेंट में है। अगर वो पहले क्वाड्रेंट में है तो वो वही आंसर होगा, चौथे क्वाड्रेंट में है तो उसका निगेटिव आंसर होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में है इस वाले में तो आप क्या करोगे, जो निकला है उसको पाई से घटा दो, ठीक है, अगर दूसरे में है। और अगर तीसरे में है जैसे ये वाला था तो आप क्या करिए, ये दूसरे में पाई माइनस थीटा होता है, उसके आगे और माइनस लगा दीजिए तो ये पाई माइनस पाई, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये तरीका आपका होता है आर्गुमेंट निकालने का। मुझे लगता है शायद आप समझे होंगे कि आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है। कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे और आप आसानी से उसके बाद समझ पाएंगे। देखिए एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, आपको जो आर्गुमेंट लेना है, आर्गुमेंट लिया है जेड का, उसको अगर हम थीटा मान लें तो ये जो थीटा होगा हमारा वो पाई से बराबर या छोटा और माइनस पाई से बड़ा या बराबर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही जनरली हम लोग निकालते हैं। अगर हमारा उत्तर जो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट के फॉर्म में नहीं है तब कोई दूसरे की बात हम लोग करते हैं। एक चीज़ हमको और ध्यान देना है, यहाँ पर तो जो आंसर आया है वही लेंगे, यहाँ पर जो आंसर आया है यानी जो कोण आया है उसको पाई से घटा देंगे, यहाँ पर जो कोण आया है माइनस आगे और लगा दो और सेम चीज़ वही करनी है, बस यहाँ पर माइनस लगा देना है। और यहाँ पर अगर थीटा आया था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है जब आप आर्गुमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तब। तो अब आप देखिए ज़रा सा, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। सपोज़ मान लीजिए, ध्यान से देखिए, z बराबर है x प्लस आई वाई मान लीजिए। अब अगर हम क्या कर दें, पहला पॉइंट है यदि ये शुद्ध काल्पनिक हो, शुद्ध काल्पनिक हो। दूसरा पॉइंट है शुद्ध वास्तविक हो। दूसरा पॉइंट क्या है? शुद्ध वास्तविक हो। तो आपको आर्गुमेंट बताना है इसका, यानी आर्गुमेंट ऑफ z बताना है, आर्गुमेंट ऑफ z बताना है, ठीक है। पहले पॉइंट की बात करते हैं। अब अगर पहला पॉइंट है, अगर ये शुद्ध काल्पनिक है, अगर ये शुद्ध काल्पनिक है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो जीरो है, तभी तो केवल आई वाई बचेगा। तो आपको किसका आर्गुमेंट बताना है? आर्गुमेंट ऑफ बताना है आई वाई, यही तो बताना है। इतनी बात तो आप समझे ना, इतनी बात तो आप समझे कि नहीं समझे? चलिए, अब आर्गुमेंट ऑफ आई वाई को आप ऐसे लिख सकते हो, जीरो प्लस आई इंटू वाई लिख सकते हो। अब इसका आर्गुमेंट कैसे निकलेगा? फार्मूला तो क्या होता है, टेन इनवर्स और मॉड लगा होता है यहाँ पर, और जो y होता है, y की जगह y ही है और x जगह क्या है, जीरो। समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा? समथिंग अपॉन जीरो हो जाएगा इन्फिनिटी, हो जाएगा। समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। और tan इनवर्स में इनफाइनाइट किसका मान होता है? tan इनवर्स में इनफाइनाइट मान होता है tan 90 का, tan पाई बाई 2 का। tan से tan कैंसिल आउट, आपको क्या मिल गया? पाई बाई 2 मिल गया। लेकिन क्या आप सिर्फ पाई बाई 2 ले सकते हो? आप सिर्फ पाई बाई 2 तो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? देखिए, अगर ये दोनों प्लस रहे होंगे, x का भी प्लस रहा होगा, y का भी प्लस रहा होगा, तो पहले क्वाड्रेंट में रहा होगा, तब तो ठीक है, पाई बाई 2 चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए भाई ये तो क्या था, ये तो जब शुद्ध काल्पनिक था तो इससे तो मैं लेना ही नहीं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। लेकिन अगर ये मान लीजिए माइनस हो जाता, मान लीजिए y प्लस ना होके क्या होता, माइनस हो जाता, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाता? y नेगेटिव हो जाता। और जब y नेगेटिव हो जाता तो आपका आ जाता यहाँ पर इस वाले क्वाड्रेंट में। भाई y पॉजिटिव होगा तो यहाँ होगा, भाई x जीरो है। जब x जीरो है, y की बात कर रहे हैं, y पॉजिटिव होगा तो इस लाइन पे कहीं होगा या तो इस लाइन पे कहीं होगा। अब इस लाइन पर कहीं होगा तो कोण ऐसे बनेगा, और जब इस लाइन पे कहीं होगा तो कोण ऐसे बनेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पाई बाई 2 ना लेके हम लोग क्या ले लेंगे? प्लस माइनस पाई बाई 2 ले लेंगे। ये बात अगर आप समझ गए तो फिर आपका काम हो गया। दूसरा, अगर ये शुद्ध वास्तविक होता, अगर शुद्ध वास्तविक होता तो z बराबर क्या हो जाता है? x हो जाता, क्योंकि ये वाला पार्ट जीरो हो जाता। भाई काल्पनिक जीरो होगा तभी तो शुद्ध वास्तविक बन पाएगा। अब आप आर्गुमेंट अगर निकालते, इसका आर्गुमेंट ऑफ z निकालते तो क्या निकलता? देखिए, आर्गुमेंट ऑफ x, आर्गुमेंट ऑफ x प्लस जीरो आई लिख सकते हो। तो ये क्या होता है? y अपॉन tan इनवर्स, आपको पता है ना, मॉड ऑफ y, y क्या है? जीरो अपॉन x। फाइनली क्या हो गया? जीरो हो गया। tan इनवर्स
tan 0 की वैल्यू हो गई, ये आपको क्या मिल गया 0। लेकिन क्या आप आंसर 0 लोगे? 0 नहीं लोगे, केवल 0 तब लोगे जब ये x पॉजिटिव होगा। जब x पॉजिटिव होगा तब आप यहाँ कहीं होगे। y तो 0 ही है, तो y का मतलब है नहीं कुछ बचा। सॉरी, देखिए यहाँ पर z बराबर x है, y वाला पार्ट क्या है? y वाला पार्ट तो 0 है। y वाला पार्ट जब 0 है तो जब x पॉजिटिव होगा तो आप यहाँ कहीं लोगे। जब यहाँ कहीं होगा तो x इसके साथ कोण 0 ही तो बनेगा ये। लेकिन मान लो x अगर निगेटिव हो जाता तो फिर यहाँ होता ना, क्योंकि y तो 0 था। जब यहाँ होता तो कोण क्या बनता बताइए? पाई नहीं बन जाता। तो यहाँ पर आपको 0 और पाई लेना पड़ेगा। देखिए अब एक चीज़ फिर से देख लीजिए, आपको ध्यान रखना है, अगर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है, अगर कोई आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई है और अगर ये शुद्ध काल्पनिक है तो इसका आर्गुमेंट प्लस माइनस पाई बाई 2 होगा। डिपेंड करेगा, अगर y पॉजिटिव है तो प्लस पाई बाई 2, y अगर निगेटिव है तो माइनस पाई बाई 2। अगर ये शुद्ध वास्तविक है तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये बचेगा, z बराबर x बचेगा। तो आंसर या तो 0 होगा या तो पाई होगा। 0 कब होगा? जब x पॉजिटिव होगा। x पॉजिटिव होगा तो इधर होगा ना, और आपका पाई कब होगा? जब x निगेटिव होगा। तो ये चीज़ आपको रट लेनी है कि z बराबर x प्लस आई वाई अगर कोई आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसमें से कभी आपको कह दें ये शुद्ध काल्पनिक है तो कोण प्लस माइनस पाई बाई 2 होगा। डिपेंड करेगा, y पॉजिटिव है तो प्लस पाई बाई 2, y निगेटिव है तो माइनस पाई बाई 2। और अगर शुद्ध वास्तविक है तो आर्गुमेंट यानी कोण, कोणांक जो भी बोले वो क्या होगा? या तो 0 या तो पाई। 0 कब होगा? जब x प्लस होगा। जब x आपका प्लस होगा और जब x माइनस होगा तो ये पाई हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, अगर आप इसे समझे तो फिर अच्छी बात है। चलिए कुछ आगे देखते हैं। ये आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप इन्हें देखें, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेहतर समझ होगी। आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z बार। सोचिए, अगर z बराबर x प्लस आई वाई है तो यहाँ पर z बार बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस आई वाई हो जाएगा। अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो सीधे क्या बचेगा? 2x बचेगा ना। यहाँ पर क्या बचेगा? 2x बचेगा कि नहीं? इसका मतलब ये क्या है? प्योर रियल है। और अभी आप जस्ट पढ़ के आए कि मान लीजिए अगर z बराबर x प्लस आई वाई है ना, z बराबर x प्लस आई वाई है और ये पार्ट जब 0 हो जाता है तो ये हो जाता है प्योर रियल। और प्योर रियल होने पर जो आर्गुमेंट आपका होता है, अभी आप पढ़ के आए, या तो 0 होता है या तो पाई होता है। 0 कब होता है? जब x पॉजिटिव होता है, और पाई कब होता है? जब x आपका निगेटिव होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलने वाला है? यहाँ पर आंसर आपको मिलने वाला है जो आर्गुमेंट होगा या तो 0 होगा और या तो पाई होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा। डिपेंड करेगा x कैसा है। ये भी आप पढ़ के आए थे ना, कोई दिक्कत? अब आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z बार करोगे, जब माइनस करोगे तो x में x घट जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ये हो जाएगा 2i y, ये तो हो जाएगा। अब देखिए 2i ये प्योर इमेजिनरी नंबर है, यहाँ पर रियल पार्ट है ही नहीं। और जब प्योर इमेजिनरी होता है तो आपने पढ़ा था अगर z बराबर x प्लस आई वाई है और ये पार्ट अगर 0 हो जाए तो ये बन जाता है प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी होने पर यानी शुद्ध काल्पनिक होने पर जो आपका आर्गुमेंट निकल के आता है प्लस माइनस पाई बाई 2। 2 मिनट बैक कर लीजिए, वीडियो आपको अभी जस्ट मैं बता के आया हूँ कि शुद्ध काल्पनिक होने पर कोणांक क्या निकलता है? प्लस माइनस पाई बाई 2। तो ये देखिए शुद्ध काल्पनिक नंबर है ना, तो बस बिना कुछ सोचे समझे आप प्लस माइनस पाई बाई 2 आप इसका कोणांक बता सकते हैं। जैसे आर्गुमेंट ऑफ मॉड ऑफ z। अच्छा आप देखिए z बराबर x प्लस आई वाई है तो मॉड ऑफ z क्या होगा? मॉड ऑफ z अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए ये क्या है? ये शुद्ध, यहाँ पर i का कॉन्सेप्ट तो बचा ही नहीं, ये शुद्ध वास्तविक संख्या हो गई। और शुद्ध वास्तविक संख्या का जो कोणांक होता है वो या तो 0 होता है या तो पाई होता है। 0 कब होता है? जब ये चीज़ पॉजिटिव होती है, और जब ये चीज़ निगेटिव होती है तो क्या होता है? आपका पाई होता है। अब आप क्या निकाल रहे हो? मॉड निकाल रहे हो, और किसी चीज़ का मॉड कभी निगेटिव होता नहीं, इसलिए नेगेटिव होने पर पाई होगा ना। और जब ये चीज़ मॉड के अंदर है जिसका आर्गुमेंट निकाल रहे हो तो वो नेगेटिव है ही नहीं, और नेगेटिव है ही नहीं तो आप क्या लोगे? 0। देखिए 0 क्यों लिया? ये चीज़ शुद्ध वास्तविक हो गई। क्यों? क्योंकि मॉड निकालने पर आई का टर्म गायब हो जाता है। ये बात समझ में आई? शुद्ध वास्तविक संख्या का आर्गुमेंट या तो 0 होगा या तो पाई होगा, लेकिन यहाँ पर ये खुद मॉड के अंदर है इसलिए वो निगेटिव चीज़ दे नहीं सकता, और निगेटिव जब होगा नहीं तो फिर क्या लोगे आप? केवल 0 लोगे।
ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 लिखा है, तो इसे आप आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं इंटू करोगे जैसे मापांक में था, ऐसा नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 है, तो इसे आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 करोगे। सेम चीज़ आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n है, तो n आगे आ जाएगा, लॉग वाला प्रॉपर्टी याद रखिए यहाँ पर, तो n आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा। अब देखिए जैसे आर्गुमेंट ऑफ माइनस z है, तो माइनस z को आप ऐसे लिख सकते हो ना, ध्यान से देखिए, -1 इंटू जेड। तो अब देखिए z1 इंटू z2 होता था तो क्या हो जाता था z1 प्लस z2, तो वैसे ही क्या हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z। अब आर्गुमेंट ऑफ -1 देखिए जरा ध्यान से, ये चीज़ प्योर रियल है ना भाई, -1 प्लस आई वाला टर्म तो 0 है ना, तो ये चीज़ हो गई प्योर रियल। और प्योर रियल का आर्गुमेंट क्या आता है, या तो 0 आता है या तो पाई आता है, अभी मैं कई बार आपको बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर पाई लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो नेगेटिव है, नेगेटिव होने पर पाई लेते हैं, पॉजिटिव होने पर 0 लेते हैं, तो ये इसका आर्गुमेंट हो गया पाई, और इसका जो भी होगा वो हम लोग निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आर्गुमेंट ऑफ -z क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ -z होता है पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ z। अब वैसे ही आर्गुमेंट ऑफ i इंटू z, तो इसको आप कर सकते हो ना, आर्गुमेंट ऑफ i प्लस आर्गुमेंट ऑफ z, सेम चीज़ अलग अलग तोड़ दिया प्लस लगा के। अब आर्गुमेंट ऑफ i देखिए प्योर इमेजिनरी नंबर है, कैसा है भाई, शुद्ध काल्पनिक है ना, यहाँ वास्तविक भाग तो है ही नहीं, शून्य है। शुद्ध काल्पनिक का क्या होता है, प्लस माइनस π/2। जब प्लस होता है तो π/2 प्लस का होता है, और माइनस होता है तो माइनस का π/2 होता है। तो देखिए प्लस का i है, प्लस का i है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आर्गुमेंट इसका π/2, और आर्गुमेंट ऑफ z वैसे लिखा रहेगा। सेम चीज़ आर्गुमेंट ऑफ -iz निकालना था, तो इसको आप लिख सकते हो कैसे, आर्गुमेंट ऑफ -i और प्लस आर्गुमेंट ऑफ z। आप देखिए ये शुद्ध काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या का, शुद्ध काल्पनिक संख्या का रो जिसका वास्तविक भाग शून्य हो तो उसका आर्गुमेंट होता है प्लस माइनस π/2, अभी बताया मैंने आपको, लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो इसलिए क्या लेंगे -π/2। तो ये हो गया -π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z। तो इसे थोड़ा सा एक बार और बैक करके सुनिए, आपको चीज़ें क्लियर होंगी, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको आप मतलब हवा में मत गायब करिए कि अरे चलिए ठीक है इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसे नोट भी करते हुए चलिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप मानिए इसके, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। अब देखते हैं, अगर कोई भी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसको अगर हमें ध्रुवीय रूप में यानी पोलर फॉर्म में लिखना है, सपोज मान लीजिए z बराबर आपका x प्लस आई वाई है, तो इसका जो पोलर फॉर्म होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, ज़रा देख लेते हैं। पोलर फॉर्म है क्या, ध्रुवीय रूप है क्या, ज़रा से ध्यान से फिर से देखिए। आपका ये मान लीजिए पॉइंट है कोई P, है ना, तो ये आपका क्या होगा, y होगा, और ये आपका क्या होगा, x होगा। ये आपका मान लीजिए कोण क्या है, थीटा है, ये बात आप जानते हैं। अब आप ज़रा देखिए, ये कोण अगर आपका थीटा है, तो यहाँ से इसको अगर हम मान लें r, ये क्या होता है, मान लीजिए इसे हम r मान लें, यहाँ r क्या है, ये r है OP के मापांक के बराबर, है ना, ये r क्या है, OP के मापांक के बराबर है, यानी OP की लंबाई है। तो अब OP की लंबाई क्या होगी, अगर ये 90 है तो देखिए कर्ण हो गया ना, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और बराबर कर्ण का वर्ग होता है, तो r बराबर √r² बराबर क्या हो जाएगा, x² प्लस y² हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, √x² प्लस y²। बात समझ गए कि नहीं, r बराबर क्या हो गया, √x² प्लस y² आपका हो गया। उसके बाद अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, अगर आप यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी y/r। तो अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो हो जाएगी r साइन थीटा। ऐसे ही अगर आप cos थीटा निकालें तो हो जाएगा x/r, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा r cos थीटा। तो ये जो इसके कोऑर्डिनेट x, y बन रहे थे p के, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x जगह क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा r साइन थीटा। इसमें कोई समस्या, ये होता है ध्रुवीय रूप। जरा देखिए जरा ध्यान से, तो z बराबर x प्लस आई वाई है, इसको हम लिख सकते हैं r cos थीटा और प्लस i तो है ही है, और ये r साइन थीटा। अगर r हम कॉमन ले लें यहाँ से तो ये हट जाएगा ना, तो ये यही होता है ध्रुवीय रूप, z बराबर r cos थीटा प्लस i साइन थीटा। और r क्या होता है, r आप जान गए √x² प्लस y² के बराबर होता है। ठीक है, इसमें तो आपको कोई समस्या है नहीं। चलिए, अब चूँकि ये r एक लंबाई है इसलिए कभी नेगेटिव हम लोग नहीं लेंगे, ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो एक्चुअली r बराबर क्या हो गया, मॉड ऑफ √x² प्लस y², आप ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए, अब हमें क्या करना है,
ध्रुवीय रूप में लिखना होगा तो हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमको इस तरीके से दिया गया होगा क्वेश्चन और इसमें बदलना होगा। पहले तो हमें r चाहिए और फिर हमें थीटा चाहिए, हमारा काम हो जाएगा। देखिए इसका r क्या होगा, r बराबर क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। भाई इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1, -1, 1 माइनस आई को 1, माइनस से लिख सकते हो ना क्रमिक में, तो ये x हो गया, ये y हो गया। अच्छा तो ये आपका हो गया सीधे सीधे √2, r की वैल्यू मिल गई आपको √2। अब देखिए ज़रा ध्यान से, आपको चाहिए थीटा। थीटा क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x होता है मॉड के अंदर। कहाँ होता है, मॉड के अंदर y अपॉन x होता है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y कितना है, y है -1 अपॉन 1, यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, और इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स, ध्यान से देखिए, tan π/4, यानी आपको क्या मिला, π/4। थीटा मिला π/4, लेकिन जब हम लोगों ने आर्गुमेंट पढ़ा था तो ध्यान से हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो हमारे क्रमिक युग्म लिखने पर जो पॉइंट मिलते हैं 1, -1 मिला ना, ये कहाँ मिलेगा, x पॉजिटिव हो y निगेटिव हो, यहीं पे तो मिलेगा, x पॉजिटिव y निगेटिव, यानी 1, -1 यहाँ कहीं आ रहा होगा। तो यहाँ कहीं आने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ अगर थीटा होता था तो यहाँ क्या हो जाता था, माइनस थीटा हो जाता था। यहाँ अगर यहाँ आता था तो यहाँ क्या हो जाता था, पाई माइनस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाता था, माइनस पाई माइनस थीटा। तो अब आप देखिए आपका कोण क्या निकला है, π/4 निकला है ना, लेकिन आप क्या लोगे, माइनस थीटा लोगे, इसलिए यहाँ पर आर्गुमेंट आपका क्या हो जाएगा, माइनस का π/4। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, अब आपको क्या लिखना था, इसको ध्रुवीय रूप में लिखना था। तो देखिए ध्रुवीय रूप इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा z बराबर r क्या निकला है, √2, और cos, ध्यान से देखिए, cos के अंदर माइनस का π/4 और प्लस i साइन के अंदर माइनस का π/4। ध्यान से देखिए ये आपका √2 रहेगा, cos के अंदर माइनस थीटा तो cos प्लस का हो जाता है, cos π/4 है ना, और माइनस i साइन π/4। ये आपका हो गया इसका ध्रुवीय रूप। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए थी। क्या करोगे आप, पहले r निकाल लोगे। r कैसे निकलेगा, √x² + y² से। x क्या होता है, वास्तविक भाग, y क्या होता है, i के साथ जो गुणे में लिखा होता है। फिर आप निकालोगे थीटा, कैसे निकलेगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x से। जो कोण आया अभी वहीं हम लोग नहीं रुकेंगे, हम देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, जो सम्मिश्र संख्या दी गई है। तो 1, -1 पड़ रहा था यहाँ पर, और आपको मैंने भी बताया था कि यहाँ पर माइनस थीटा होता है चौथे क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखिए आप कोण ऐसे लोगे। और आपको ये भी बताया था कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट लेते हैं, यानी पाई और -पाई के बीच में या उसके बराबर। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखा ये π/4 आया, लेकिन ये पड़ रहा है चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे में थीटा की जगह क्या हो जाता है, माइनस थीटा, इसलिए क्या हो गया, -π/4 हो गया। सेम चीज़ यहाँ पर अगर आप देखो r निकालोगे तो क्या हो जाएगा, √-1 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर 3, 4, यानी आपको क्या मिला 2। r तो हो गया 2। अब यहाँ से देखिए थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। तो y क्या है, √3, और x क्या है, -1, यानी ये हो गया tan इनवर्स, ध्यान से देखिए, √3 है ना, ये तो हो गया मॉड के अंदर। मॉड से बाहर आएगा तो वो भी क्या रहेगा, ये मतलब √3 हो जाएगा। भाई √3 अपन -1 माइनस √3, मॉड के बाहर आएगा तो प्लस √3। इसको आप लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो tan, और √3 किसका मान होता है, π/3 का, tan 60 का मान होता है ना। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब अगर आप समझ रहे हैं तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, π/3। थीटा बराबर π/3 आया, लेकिन अभी आपको नहीं रुकना है। जरा देखिए ये -1, √3, यही तो मिलेगा। x निगेटिव y पॉजिटिव सेकंड में, यही तो होता है, माइनस कामा प्लस, x निगेटिव y पॉजिटिव यहीं पर तो होता है, यानी आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, पाई माइनस थीटा करना होता है। आपको क्या मिला है, π/3 मिला है, तो आप क्या करोगे, पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस π/3 करोगे तो आपको मिल जाएगा 2π/3। इसका मतलब आर्गूमेंट आपको क्या मिल गया, 2π/3। आर्गूमेंट जब आपको 2π/3 मिल गया तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, जरा यहाँ पर लिख दे रहे हैं, z बराबर होता है r और cos थीटा प्लस i साइन थीटा। तो अब आप देखिए r का मान मिला है 2, देखिए यहाँ पर, और आपका हो जाएगा cos 2π/3 प्लस i साइन 2π/3। ये इसका ध्रुवीय रूप हो गया। कोई समस्या आपको नहीं थी, बस ये थीटा निकालने में थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ता है कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, किस चतुर्थांश में जा रहा है। ऐसे ही इसको आप देखिए, इसको आप लिख सकते हैं, अगर सॉल्व करेंगे
तो आप ऐसे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करा देंगे। कल ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत करे थे, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा, 1 + i का होल स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा 1 + i, है ना, और नीचे अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 1 और माइनस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, 1 -1, ये आपका ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, सॉरी कुछ गलती हो गई, देखते हैं ज़रा, मिटा देते हैं इसको, फिर करते हैं क्योंकि जगह कम पड़ रही है। ये हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर, z बराबर तो बाहर आ जाएगा 1 + i, अंदर क्या बचेगा, देखिए 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, है ना, रूट के अंदर क्या बचेगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर को आप क्या लिखोगे -1 लिखोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, यानी कुल मिला के ये क्या हो गया √2 हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आपको समझ में आ गई। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/√2 और प्लस 1/√2 इंटू आई, ऐसे तो लिख सकते हो। ये अब आपकी हो गई z, ठीक है। अब आपको निकालना है इसका ध्रुवीय रूप, तो ध्रुवीय रूप के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, r की और थीटा की। तो r क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1/√2 का स्क्वायर और प्लस 1/√2 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 1 यानी 1। r का मान तो क्या हो गया 1 हो गया। देखिए थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स और y/x मॉड के अंदर y होता है i का गुणांक 1/√2 और ये भी क्या है 1/√2, पूरा पूरा कट गया, ये आ गया tan इनवर्स के अंदर 1 और इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स क्या tan π/4, यानी आपको क्या मिला π/4। थीटा का मान क्या मिला π/4। अच्छा देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस कामा प्लस यानी दोनों प्लस है ना, तो आपको दोनों प्लस पहले में ही मिल जाएंगे और पहले में है तो जो निकला है वही हमारा आंसर होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई π/4 और r की वैल्यू क्या हो गई 1। तो देखिए z बराबर क्या होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, हम लोगों ने निकाल रखा है ये। तो r की वैल्यू तो 1 है, cos π/4 प्लस i sin π/4, ये इसका ध्रुवीय रूप हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप इसको कर सकते हो, इसको कैसे करोगे, z बराबर -1, इसको लिख सकते हो माइनस रूट के अंदर 1 इंटू -√3, ऐसे लिख सकते हो। ये हो जाएगा -1 माइनस, ये होता है i का मान i√3। बताइए अब आप क्या करिए, यहाँ से r निकालिए और थीटा निकालिए। थीटा निकालते समय बस एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो भी थीटा निकलेगा वो तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा यहाँ पर, तो जो भी निकलेगा आप क्या करिए पाई माइनस थीटा करके और उसके आगे माइनस लगा दीजिएगा, तो वो आपका कोण हो जाएगा और इसमें आप पुट कर देंगे तो आपको ध्रुवीय रूप मिल जाएगा। तो मुझे लगा आप इसे समझ गए होंगे। बाकी हम लोग जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो और कई सारे क्वेश्चन करेंगे इसके, अभी मैं बस आपको सिखाना चाह रहा था कि कैसे ध्रुवीय रूप में हमें लिखना है। कुछ नहीं होता, केवल r निकालना होता है। r क्या होता है, r होता है √x² + y²। उसके बाद हमको क्या निकालना होता है थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा निकालेंगे tan इनवर्स y/x से, ठीक है। और वो निकालने के बाद हम देखेंगे जो हमें सम्मिश्र संख्या दी गई है वो किस क्वाड्रेंट में पड़ रही है। अगर पहले में पड़ रही है तो वही थीटा रहेगा, चौथे में पड़ रही है तो माइनस थीटा हो जाएगा, दूसरे में पड़ रही है तो पाई माइनस थीटा, और तीसरे में पड़ रही है तो इसका अपोजिट यानी माइनस और आगे लगा दो माइनस ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस थीटा। तो जो उससे हमें आंसर मिलेगा बस हम कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे, r की जगह r और थीटा की जगह थीटा, बाकी हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया है। अब एक छोटी सी चीज़ और जान लेते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दी गई है और उसका अगर आपको वर्गमूल निकालना है, निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए आर्गुमेंट जो आपने पढ़ा और जो वर्गमूल आप पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पोलर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वीडियो से आप लिख के रखिए, मैं आज बोल रहा हूँ, जो लोग देख रहे हैं यहाँ तक इस वीडियो को वो आज नोट कर लें इस बात को कि जो आप इस वीडियो में पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली आपको 2 प्रश्न मिलने वाले हैं, एग्जैक्टली 2 प्रश्न। ये बात मेरी आप गांठ बांध कर रख लीजिए। चलिए ठीक है, अगर कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x + iy दी गई है और उसका रूट निकालना है तो देखिए क्या फार्मूला होता है। सबसे पहले फार्मूला याद करने का तरीका है, यार ऐसा करो प्लस माइनस तो बाहर लगा दो, क्योंकि किसी का रूट निकालोगे तो प्लस माइनस होगा ही होगा। एक बड़ा सा इस तरीके से ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पर 2 रूट लगा दो, ठीक है।
दो रूट लगा के और दोनों को प्लस माइनस से जोड़ दो और यहाँ आई लगा दो, ठीक है। a प्लस आई बी के रूप में होता ही है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस लिख दो। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, मॉड ऑफ z प्लस एक्स अपॉन 2 करना है और यहाँ पर मॉड ऑफ z माइनस एक्स अपॉन 2 करना है। इतना आपको करना है और आपको कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ पर x क्या होता है, रियल पार्ट होता है, ठीक है, और y होता है इमेजिनरी पार्ट। तो अब आपको देखो क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी मॉड ऑफ z की और रियल पार्ट की, ठीक है। बाकी आप आसानी से वर्गमूल निकाल पाओगे। जैसे मान लीजिए, इसको मिटा देते हैं, तो ऊपर लिखा ही हुआ है। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पर ये हमें इसका रूट निकालना है। रूट निकालना है तो देखिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, मॉड ऑफ z की और x की। ये होता है x और i की जगह i है और ये होता है y। देखिए x बराबर कितना है 3 और y बराबर कितना है आपका 4। मॉड ऑफ z होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको पता है। इसका मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 25 और इसकी वैल्यू आ गई आपको 5, यानी मॉड ऑफ z हो गया 5। फार्मूले में रखो, x आपको पता ही है, तो अब अंडर रूट z यानी क्या फार्मूले में रख दो। फार्मूला क्या आएगा, प्लस माइनस तो बाहर लगा ही रहेगा, दो बड़े बड़े अंडर रूट लगा दो। फार्मूला याद रखने का तरीका है प्लस माइनस यहाँ आई लिख दो। इसके बाद अब आप देखिए मॉड ऑफ z की वैल्यू कितनी आई है 5 प्लस x कितना है 3, ये देखिए बटा 2, 5 माइनस 3 बटा 2, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 5 3 8 और ये देखिए 8 बटा 2 अंडर रूट 4 प्लस माइनस आई और ये 5 में 3 गया 2, 2 बटा 2 1। इसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस और ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए रूट 4 2 हो जाएगा और आपका प्लस माइनस आई, ये चीज़ हो जाएगी। अब ये होने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर प्लस ही लेना पड़ेगा, माइनस आप यहाँ पर नहीं लोगे क्योंकि ये दोनों यहाँ पर प्लस थे। अगर आई का गुणांक यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर इसका रूट भी आई का गुणांक प्लस ही आएगा, और अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर क्या लेते हैं, हम माइनस लेते हैं। चूँकि माइनस नहीं है इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अब ऐसे कोई क्वेश्चन ले सकते हैं। सपोज मान लीजिए हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन ले लिया, ये वाला क्वेश्चन आप लेंगे तो देखिए पहले तो मॉड ऑफ z निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, -15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। 225 और 64 कितना हो जाएगा आपका 289। 289 कितना हो जाएगा 17। आर का मान आ गया आपका, सॉरी आर कह रहे हैं, मॉड ऑफ z कितना आ गया 17 आ गया। फार्मूले में पुट कर दो, डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर रहे हैं, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मॉड ऑफ z की जगह क्या रखोगे 17 प्लस x। देखिए फार्मूला जगह नहीं है इसलिए चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, बड़ा सा रूट लगाइए, दो बड़े से रूट लगाइए, यहाँ प्लस माइनस लिखिए। मॉड ऑफ z निकला 17 प्लस x क्या है -15 और y क्या है 8। तो मॉड ऑफ z प्लस x खुद -15 है अपॉन 2, और यहाँ पर क्या होगा मॉड ऑफ z कितना है देखिए 17 माइनस और खुद भी माइनस है देखिए x, तो इस प्लस हो जाएगा ना 15/2 और ये i लग जाएगा। ये देखिए प्लस माइनस आपका है 17 में 15 गया 2 बचा, 2/2 1 हो जाएगा। रूट के अंदर 1 प्लस माइनस आई, 17 15 32 32/2 क्या हो जाएगा रूट के अंदर 16। अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर 1 तो 1 ही रहेगा और प्लस माइनस आई और ये 4, भाई रूट 16 4 हो जाएगा ना, तो इसको आप 4i ले सकते हो। अब आप फिर से देखिए यहाँ पर प्लस लोगे क्योंकि यहाँ पर i का जो गुणांक था वो प्लस था, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। ठीक इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हो, अब आपने इंटर में कौन सा तरीका पढ़ रखा है वो मायने नहीं रखता, आपको यहाँ आंसर चाहिए इसलिए आपको यही तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या करिए, मॉड ऑफ z निकालिए इस वाले क्वेश्चन का। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 12 का स्क्वायर 144, 25 और 12 144 169, ये क्या आ जाएगा आपको दे देगा 13। मॉड ऑफ z दे दिया 13, फार्मूले में पुट कर दो। फार्मूले में पुट करोगे तो देखिए प्लस माइनस इसके अंदर बड़े से 2 रूट लगाइए, बड़े से 2 रूट लगाने के बाद प्लस माइनस आई लिख दीजिए। यहाँ पर मॉड ऑफ z, देखिए मॉड ऑफ z कितना है 13 प्लस x, और देखिए x क्या है, ये x होता है ये y होता है, तो x से कितना है 5/2 और ये 13 माइनस 5/2, 13 5 18/2 यानी क्या बचेगा 13 5 18/2, रूट के अंदर 9 यानी क्या बचा 3 प्लस माइनस 13 माइनस 5 कितना बचा 8, 8/2 यानी 4, 4 का रूट निकालोगे 2, यही तो होगा
ये आई लिखा रहेगा और ये आपका प्लस माइनस बाहर लिखा ही हुआ है। लेकिन फिर से आपको क्या लेना है, यहाँ पर प्लस ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी जो आई था वो क्या था, प्लस था। बाकी अगर माइनस होता तो माइनस ले लेते। तो मुझे लगा इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा जो है और कुछ बेहतर कर सकता था, पर चलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी एक वीडियो और देखेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की चीज़ें हैं, और इसके बाद हम लोग कम से कम 100 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर से वही बात, लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का एक जो है मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।